नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो ब्यूरोक्रेसी की और सियासत की कई सारी खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेके सारे अधिकारी और बड़े बड़े प्रभावशाली लोग रहते हैं। ठीक बात है, लखनऊ उसी हिसाब से डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक होती है IGRS की, तो उसमें लखनऊ सबसे फिसड्डी नंबर पर आ रहा है। ऐसी कहानी क्यों है, ऐसी तस्वीर क्यों है जब वो प्रदेश की राजधानी है तब? तो जो लखनऊ में DM बनता है उसको बहुत सोच समझ कर सरकार लाती है। लेकिन शाहजहांपुर जैसा जिला वो नंबर 1 में आ रहा है, नंबर 2 में आ रहा है, पिछले 6-6 महीने से लगातार रैंकिंग में है। लेकिन लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर DM सरकार का बहुत करीबी अफसर होता है, विशाख जी को 3 महीना से ज़्यादा DM बने हो गया लखनऊ में, लेकिन जन शिकायतों के निस्तारण में उनका जिला एकदम लेटा हुआ है। आप ये कह देख सकते हैं कि उठाने की कोई कोशिश के बाद भी ये उठ नहीं पाया है। शाहजहांपुर, महाराजगंज और सोनभद्र, ये 3 जिले टॉप में चल रहे हैं। आप ये देखिए। और जो बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं, कैबाल टाउन जिनको कहते हैं, वहाँ के जिला अधिकारी फिसड्डी जा रहे हैं। लखनऊ की हालत अकेले ऐसी खस्ता नहीं है, उसकी हालत गोंडा और बांदा इन जिलों से भी बदतर है। लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, ये सब फिसड्डी हैं। और यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट बनने के लिए लोगों के जीवन में ख्वाब होता है, सपना होता है, बड़े बड़े जैक लगाए जाते हैं। लेकिन आगे कौन आ रहा है? सोनभद्र में बद्रीनाथ सिंह जो स्टेट लेवल के अफसर हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जो शाहजहांपुर के DM हैं, और संतोष शर्मा जो महाराजगंज में हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये इसलिए बन रही हैं कि स्टेट कैडर के अफसर सीधी भर्ती वाले अफसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। बात कौन आगे कौन पीछे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब राजधानी के ऊपर बात सवाल खड़ा होता है, स्टेट कैपिटल पर बात आती है, तो वहाँ पर ये चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए कि जो अगस्त महीने में सरकार ने IGRS यानी कि जो मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट है प्रदेश के जिलों की, उसमें 71वें नंबर पर लखनऊ की रैंकिंग आई है। और इस रैंकिंग में बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण लखनऊ का नगर निगम भी है, जहाँ पर शिकायतों के लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनकी शिकायतों के जो निस्तारण का तरीका है, मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की थी तो इस हालात पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया था। लेकिन असंतोष से कुछ होता नहीं, अधिकारियों पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। नगर निगम में तो एक दिन एक खबर छप गई थी कि मिस्टर 2.5% वाले कोई अधिकारी हैं जो फाइल के चलाने से ही ढूंढने लगते हैं। वो मिस्टर हैं कि मिसेज हैं, ये लोग ढूंढ लें। लेकिन ये चर्चा बहुत तेज़ी से आई थी। उत्तर प्रदेश में जो 3 जिले टॉप कर रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह का शाहजहांपुर, संतोष कुमार शर्मा का महाराजगंज, बद्रीनाथ सिंह का सोनभद्र, ये तीनों स्टेट कैडर के अफसर हैं और इनके जिले टॉप 3 में आए हैं, 1st, 2nd, 3rd। तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो प्रदेश के तीनों DM हैं नंबर शीर्ष पोजीशन पर, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि जो कैबाल टाउन में डायरेक्ट IAS अफसर हैं वो उनकी तुलना में खराब काम कर रहे हैं। सरकार को पोस्टिंग देते समय ऐसे अफसरों पर भी अब ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बड़ा जिला चाहिए, वो खाली ऐसो आराम के लिए नहीं मिला है। उस ज़िले में जाकर काम करिए, रैंकिंग बढ़ाइए। और कई DM तो ऐसे हैं जो जिलों में 6-6, 8-8, 10-10 महीने से हैं, लेकिन उनके ज़िले की रैंकिंग नहीं बढ़ पा रही है। भाई कोई नया हो
तो चलो 1-2-3 महीना तक उसका इंतजार किया जाए। 3 महीने के बाद उसको रिजल्ट देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश कैडर से प्रमोट होकर आईएएस बने अफसरों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि उनके कैडर के अफसरों ने जिले में जाकर झंडा गाड़ दिया है और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में मुख्यमंत्री की नज़रों में वो नंबर 1 पर आ गए हैं। अब बात एक बहुत दिलचस्प और सियासी खबर की, क्योंकि जब आजम खां का नाम आता है तब आता है कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनेगा। वो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से आजम खां के बुरे दिन शुरू हो गए। वो अफसरों को मायावती की तरह कहते थे कि इनको रुमाल से जूते साफ करवाएंगे। फिर उन्हीं अफसरों ने उनको काल कोठरी में, जेल में ऐसा भेजा कि उनके 5 साल से ज़्यादा का वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया। अब आजम खां दोबारा 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। कहते हैं कि इसके पीछे कोई डील हुई है कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत ना करें, उनसे अलग हो जाएं। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं और किसी दूसरे दल में जाने के लिए ये अफवाह ना फैलाइए। उनके तेवर आज भी जिंदा हैं। आजम खां जब आंजनेय सिंह जब रामपुर में डीएम थे तब उन्होंने उनको जेल भेजा था। वही आंजनेय सिंह अभी भी उसी रामपुर का जो मंडल है मुरादाबाद, उसके कमिश्नर हैं। जब वो जेल गए थे तब वो एक खलनायक के रूप में गए थे। उस समय उनको लोग तानाशाह कहते थे, तुनक मिजाज कहते थे, पद का दुरुपयोग करने वाला कहते थे, और उनकी जो जौहर विश्वविद्यालय था उस पर ये लोगों ने माना कि ये ज़बरदस्ती बनवाई गई है, ज़मीनें कब्जा करके बनवाई गई है, लोगों को सता कर बनवाया गया है। उस समय सरकार के इस कदम को जनता ने बड़ी सराहना की थी, लेकिन एक बार 27 महीना और दूसरी बार अब 23 महीना। अब जब आजम खां जेल से छूटे हैं तो तस्वीर बदल गई है। 100 मुकदमे उनके ऊपर थे, लेकिन आज उनके साथ सहानुभूति दिखाई पड़ती है। वो दौर उनका बीत गया जब उनकी निगेटिव छवि थी। उनको इस समय कहा जाए एक लहर है उनके साथ सहानुभूति की, उस पर सवार होकर वो सीतापुर से रामपुर पहुंचे हैं। जनता में ये संदेश गया है कि उनके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई की गई, जबरदस्ती उनको जेल में ठूसा गया, मुकदमे पर मुकदमे लाद कर उनको सरकार ने छूटने का मौका नहीं दिया। जिस आदमी की भैंस ढूंढने के लिए पूरे प्रदेश की पुलिस हाफ मारती थी, दौड़ते दौड़ते थक जाती थी, रात दिन खोजती थी, वो आदमी बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मामलों में जेल भेजा गया। आजम खां अब भी मानसिक रूप से मजबूत नजर आते हैं। उनके तेवर में वो तलखी जिंदा है, उनके लहजे में अभी वो ताकत बरकरार है, और वो अपनी पार्टी के लिए प्यार और नाराजगी दोनों दिखाते हैं, जैसा उनका स्वभाव रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने 8 तारीख को उनके घर जाने का ऐलान कर दिया है। एक ज़माने में मुलायम सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के स्थापना के समय से सदस्य रहे आजम खां अखिलेश यादव को लेकर कई बार ऐसी बात कहते हैं जैसे लगता है कि कुछ दूरियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको मनाने के लिए और उनको चचा के तौर पर सम्मान देने के लिए लगातार कोशिश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सेंटीमेंट जो है इस समय आजम खां के पक्ष में है, और ये सियासत का हर जानकार आदमी जानता है। वो अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में भरपूर प्रभाव डालने में सक्षम है। आजम खां का छूटना बीजेपी के लिए रुहेलखंड इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जेल में रहने के कारण उनका शरीर भले ही कमजोर दिखाई पड़ता हो, लेकिन उनकी भाषा का पैनापन आज भी जीवित है। अब ये देखना होगा कि आजम खां जब कभी सत्ता में वापस लौट पाते हैं, कभी सत्ता आई तो जो दौर उनका पुराना देखा गया था
उस दौर में क्या परिवर्तन आएगा। अब आजम खां जिस तेवर के नेता हैं, अगर कभी उनको ताकत मिली तो फिर विरोधियों के लिए काफी बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। अब आपकी नजर उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस अफसरों की ओर लेकर चलते हैं। यूपी पुलिस में इन दिनों जो रफ्तार है वो थोड़ी सुस्त दिखाई पड़ती है। अपराधियों पर कार्रवाई करने के मामले में नहीं, अफसरों की पोस्टिंग और प्रमोशन के मामले में। जो लोग पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं उनको पदोन्नति तो मिल गई लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली, और जो पहले से प्रमोट हो गए हैं वो भी इस इंतजार में हैं कि नई लिस्ट कब आए। और तो और डीजीपी लेवल के अफसर भी इस समय जिलों में पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। यानी जिस पद पर जूनियर अफसर बैठते थे वहां पर डीजी जिलों में पुलिस कप्तान के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस महकमे में तमाम सारे बहाने चलते हैं कि साहब अभी तो त्यौहार आ गया, अभी तो जुलूस निकलने वाला है, अभी हिंदुओं का है, अभी मुसलमानों का है। इस पर तबादले और पोस्टिंग बड़े निर्भर करते हैं पुलिस महकमे में, क्योंकि वहाँ पर माहौल देखकर सूची जारी होती है। लेकिन यहाँ एक समस्या तब आती है कि जिस प्रदेश में हर महीना कोई ना कोई बड़ा त्यौहार होता है, हिंदू और मुस्लिम का कोई ना कोई बड़ा आयोजन होता रहा हो, वहाँ पर इस वजह से लोगों को सेवा काल और सेवा शर्तों का लाभ न मिले, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। यह अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब आपके प्रमोशन का नंबर आ गया तो प्रमोशन हो जाना चाहिए। जब प्रमोशन हो गया तो फिर पोस्टिंग भी देनी चाहिए। जब मामला बड़े बड़े पुलिस के आईपीएस अफसरों से जुड़ा हो, आईजी, एडीजी, डीजी, तब फिर कौन अपना मुंह खोले। पता लगा मुंह खोले, जो कुछ मिलना है वो भी खत्म हो जाए। अब आप राजीव सब्बरवाल का एक उदाहरण देख सकते हैं। राजीव सब्बरवाल मुरादाबाद पुलिस अकादमी में एडीजी थे, डीजी बन गए प्रमोट होके, वहीं उनको तैनात कर दिया। अखिल कुमार एडीजी थे, कानपुर के, उनको पुलिस कमिश्नर बनाया सरकार ने, वो प्रमोट होकर डीजी बन गए। केंद्र सरकार में उनकी पोस्टिंग आ गई, लेकिन अभी भी वो एडीजी के पद पर काम कर रहे हैं। वो है डीजी रैंक में, पुलिस कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर, इससे पहले वहाँ पर पुलिस कप्तान की व्यवस्था थी। तो आप ये देखिए कि हायरार्की कहाँ से कहाँ चली गई। और एक पुलिस कप्तानी जो एक आईपीएस अफसर नौकरी शुरुआती दौर में करता था, वो डीजी लेवल के अफसर भी कर रहे हैं। तो ये पुलिस में विरोधाभासी जो स्थिति है वो इसी वजह से है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, जब जहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, वहाँ नहीं हो पा रहा है। तरुण गाबा भी एडीजी बन चुके हैं, लेकिन रेंज में काम कर रहे हैं। यानी कि जिस रेंज में कभी डीआईजी तैनात होते थे, वहाँ आईजी तैनात होने लगा। फिर वहाँ पर अब एडीजी के रूप में तरुण गाबा तैनात हैं। अब आप सोचिए, अब डीजी बचाए वहू का लाके रेंज में तैनात कर दियो। बीके सिंह एडीजी हैं, एडीजी से वो डीजी पद पर प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन कई पद खाली हैं डीजी पद के, चाहे फायर सर्विस ले लो, इंटेलिजेंस ले लो, और कई एक्स्ट्रा चार्ज में है, लेकिन पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। तो भैया जिनको पोस्टिंग मिल नहीं रही है वो अलग परेशान है, और जो डीजी बन गए और पुलिस कमिश्नर बन के काम कर रहे हैं उनका अलग सिस्टम है। तो यूपी के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि कोई पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी जिले में पुलिस कमिश्नर के रूप में काम कर रहा होगा, पुलिस कप्तान के रूप में काम कर रहा होगा। इसी तरह से लखनऊ में भी एडीजी लेवल पर कोई अधिकारी पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेंज में डीआईजी के काम कर रहा है। ये स्थितियां सिर्फ इसलिए बनी हैं कि पद ऊपर रिक्त हैं, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रही है, प्रमोशन के लिए आगे नहीं बढ़ रही फाइल। वैसे पुलिस महकमे में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी सख्ती है। मुख्यमंत्री भी काफ़ी सख्त हैं, उन्होंने काफ़ी फटकार भी लगाई है, लेकिन कुछ निगाह अगर इधर भी आ जाती तो कुछ लोगों का भला हो जाता और सर्विस में
जो एक इंसाफ करने का हायरार्की का एक सिस्टम है वो भी कामयाब रहता, बरकरार रहता। बड़े बड़े स्टार हैं, कंधे पर तलवार है, सितारे हैं, लेकिन अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते हैं। वो बोले दरबार सजाओ, वो बोले जयकार लगाओ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों महिला आईएएस अफसरों का जलवा चल रहा है, खास तौर से जो सचिव स्तर में हैं और विभागाध्यक्ष के पदों पर काबिज हैं। योगी सरकार में शायद ये पहला मौका होगा जब महिला अफसरों को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण तैनातियां मिल रही हैं। ये काफ़ी हैरत भरा भी है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि किसी दागी व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने ऐसे कई महिला अफसरों को बड़े बड़े पदों पर बैठने का मौका दे दिया है जो अपने काम की वजह से नहीं, दूसरे कारणों से बदनाम रही हैं। और सरकार भी उनसे नाराज रहती थी, लेकिन अचानक से कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ कि सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर थाली में परोस कर उनको सुनहरे और बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। अचानक इस परिवर्तन और मेहरबानी के पीछे कारण क्या है? ये सारे नाम लोगों को बहुत चौंकाते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनके ऊपर सीबीआई की जांच है, उनके घोटाले में नाम है, जमानत पर हैं। ऐसे अफसरों को योगी सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलना बहुत हैरत में डालता है, क्योंकि जब सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, तो जो लोग जीरो टॉलरेंस से पहले घुटने तक कीचड़ में सन के आए हैं, उनके मामले में यह दिखता क्यों नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको सजा क्यों मिल रही है, और जो लोग पहले से बदनाम हैं, जिनके ऊपर दाग है, उनको इनाम क्यों दिया जा रहा है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। किंजल सिंह वहाँ पर डीजी यमी थी मेडिकल एजुकेशन, उनकी उनसे नहीं बनी, उनको हटा दिया गया। लेकिन जिनको लाया गया उनकी जगह पर, उनका तो नाम और ज़्यादा चर्चा में रहा है। अपर्णा यू को नया डीजी यमी बनाया गया मेडिकल एजुकेशन। अपर्णा यू आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान जब वहाँ तैनात थी, तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट घोटाले में उनका नाम आया, उनके पति का नाम आया, उनके पति को अरेस्ट किया गया और अपर्णा यू जमानत पर वहाँ से उत्तर प्रदेश आई, और उनको आज उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा जैसे महानिदेशक का बहुत बड़ा पद दिया गया है। वो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में एमडी थी, वहाँ भी पीएफ का घोटाला रहा, करीब 3000 करोड़ का, जिसकी सीबीआई अभी तक जांच कर रही है। ब्रजेश पाठक से अनबन का फायदा किंजल सिंह को मिला। मंत्री जी ने ऐसे अफसरों की जो सीआर थी वो काफ़ी कमज़ोर कर दी थी, घटा दी थी, लेकिन डीजीएमई से हटने के बाद किंजल सिंह को सरकार ने यूपी का नया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, नया परिवहन आयुक्त। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है एक अफसर को, जिससे मंत्री नाराज हो और उसको और बड़ा पद दे दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए, जिसके ऊपर जांच चल रही हो, जमानत पर हो, जिसका पति जेल गया हो, उसको और बड़ा पद इनाम में दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपने घोटाला कर रखा है, आपको अनुभव अच्छा है, जमानत पर है। इसी तरह से रंजन कुमार लखनऊ में कमिश्नर थे। उत्तर प्रदेश के ईमानदार और बेहद शानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनको लगातार सरकार नीचे ढकेलती जा रही है, डिग्रेड करती जा रही है। जब वो प्रमुख सचिव बने, रंजन कुमार के पास खाद्य औषधि प्रशासन, आयुष और आयुक्त खाद्य औषधि प्रशासन, आयुक्त कई सारे चार्ज दिए गए थे। पहले उनके सारे चार्ज हटाकर अब वो खाली प्रमुख सचिव आयुष विभाग रह गए हैं। रंजन कुमार लखनऊ में कमिश्नर रहते, उन्होंने एलडीए पर जो नकेल कसी उसको लोग आज भी याद करते हैं। एक चीफ इंजीनियर से जब विवाद हुआ तो किस तरह के उसने आरोप लगाए, और उन आरोपों से रंजन कुमार किस तरह से बेदाग बरी होकर निकले, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। सरल हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी को तेजी से स्पीड में
काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो काम करता है उसका नाम तो होता है, लेकिन इनाम नहीं मिलता। इसे आप सजा मान सकते हैं। इसी तरह से चैत्रावी का भी एक मामला है। वो कमिश्नर पद से हटाई गई अलीगढ़ में और उनको अब इस समय आयुष विभाग का डीजी बनाया गया है। महिलाओं की काफ़ी अच्छी पोस्टिंग हुई है, लेकिन जिनसे सरकार नाराज रहती थी, जिनके ऊपर तमाम सारी उंगलियां खड़ी होती थी, जिनको मंत्रियों ने कम नंबर दिए, उनको बड़ी बड़ी पोस्टिंग देना ये दर्शाता है कि जुगाड़ तंत्र बहुत मजबूत है। और जिस अफसर ने बेदाग रह के काम किया, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उस अफसर को रोज उसके विभाग में कटौती करना ये दर्शाता है कि हमारी पसंद और नापसंद का तरीका कुछ अलग है। एक ईमानदार छवि के चर्चित अफसर किनारे लगाए जा रहे हैं और दागी छवि के बदनाम अफसर गले लगाए जा रहे हैं। ये जो विरोधाभास की स्थिति बनी है और ये जो विपरीत तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, अगर लोग ये सोचते हैं कि इसको कोई देख नहीं रहा है तो वो भ्रम में है। बस ये है कि देख और सुन सब रहे हैं, बोलते कम लोग हैं। सरकार जब अपनी छवि को बेदाग रखना चाहती है तो फिर दागियों से उसको हर हाल में दूरी रखनी होगी, चाहे उसके लिए रिन साबुन का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे सर्फ एक्सेल मंगाना पड़े। मंगाओ, धो, साफ करो, क्योंकि ये आपके लिए राजनीतिक रूप से कोई मुफीद नहीं होंगे। ये आपको राजनीतिक नुकसान ही पहुंचाएंगे। ये खाली अपना लाभ प्राप्त करने वाले अफसर हैं। स्टेट के हित में इनसे बहुत उम्मीद ना लगाई जाए। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जिनकी आंखें जब खुली होती हैं, खुलती हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त फैसला करता है, तो वो आप लाख बचने की कोशिश करिए, बच नहीं सकते हैं। आज जाते जाते आपको हम एक ऐसी नज़्म सुनाएंगे जो ऊपर वाले के इंसाफ पर पूरा भरोसा रखती है। तो सुनिएगा कि हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है ये हमारी जो तेरा फैसला है, मजबूरियां हमारी बस तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक सब तेरा आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। नमस्कार।